अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम टू 10th क्लास के जितने भी हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो देख लिया होगा। आपको वीडियो के लास्ट पर एंड स्क्रीन पर भी उस प्लेलिस्ट का लिस्ट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अगर आपने पहले वाले दोनों वीडियोज जो है पूरे लेक्चर्स नहीं लिए। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 डेट इज ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर बेशुमार आपके एमसीक्यूज, बेशुमार आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं और बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने का, ज्यादा से ज्यादा नंबर ग्रैब करने का पेपर के अंदर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है इसके साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 डेट इज ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में जब हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास दूसरी ब्रांच थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री की वो ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या स्टडी करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स इनको स्टडी करते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ the science, the branch of science या chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। अब compounds of hydrogen and carbon को हम लोग क्या बोलते होते थे? इसको हम बोलते होते थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, नाम से जाहिर हो रहा है। compounds of carbon and hydrogen को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से या उनके डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि इन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक नई चीज बनती है, उस नई चीज से कोई और चीज मिलकर एक और नई चीज बन जाती है, तो ये कहलाते हैं उसके डेरिवेटिव्स। जैसे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे आपके पेरेंट, और आपके पेरेंट्स से आप, और आपसे आपकी अगली वाली जनरेशन, तो ये सारे डेरिवेटिव्स हैं किसके? आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के। तो सेम हमारे पास इसके अंदर भी यही चीज होती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली वो कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे एक फिल्म होती है ना, उस फिल्म में दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हीरो और उसके साथ उसकी जो हीरोइन होती है। उसके अलावा क्या मूवी सिर्फ दो बंदों पर ही डिपेंड करती है? नहीं, लेकिन वो दो मेन कैरेक्टर्स अगर मूवी में ना हो तो मूवी जो है वो नहीं चलती या मूवी कहलाती ही नहीं है। तो हमारे इस केस में तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मूवी है एक किस्म की, इसके अंदर हमारे पास जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक मेन कैरेक्टर आपके पास कार्बन और दूसरा मेन कैरेक्टर है आपके पास हाइड्रोजन। ये दो हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट इसके साथ इसके कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होता है, हमारे पास सल्फर होता है, हमारे पास फॉस्फोरस होता है। ठीक है, मेन आपके पास यही दो हैं। ठीक है, ये दो आपके पास क्या है? मेन है। बट ये वाले भी क्या है? उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं कि ये भी उनके साथ ऐड वगैरह हो सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। सो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है CH4। CH4 स्टैंड्स फॉर मीथेन। ये क्या, किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? मीथेन। मीथेन क्या हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो CH4 है इसमें आप देखो क्या है हमारे पास? एक कार्बन है और 4 क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है। तो ये क्योंकि इसमें कार्बन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन ना होता या कार्बन ना होता, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज ना होती, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ना कहलाता। ये उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी ना करते। इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसके अलावा हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, आपने डरना नहीं है इससे। मेरे पास एक और कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? फोम एल्डिहाइड। ये हमने पढ़ना है सारा कुछ जाके, ठीक है, इजी रहना आप लोगों ने। सो इसमें देखो, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें एक नई चीज आ गई है, ऑक्सीजन। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? एक हाइड्रोकार्बन हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है जी, नाइट्रोजन के साथ मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है CH3। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए बस आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखो जी, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्या है हमारे पास यहाँ पे? नाइट्रोजन। इसको हम बोलते हैं अमाइंस।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। मैंने आपको काफी एग्जांपल दी कि इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वो भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए वो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए वो भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इस चीज को स्टडी करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन अपने टॉपिक को, थोड़ा सा स्टार्ट से, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या था, ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो सिर्फ नेचर में बन सकते हैं, ठीक है। क्या समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो सिर्फ कहाँ बन सकते हैं, वो नेचुरली बन सकते हैं, कोई उसको आर्टिफिशियली जो है वो नहीं बना सकता। ये है, बात करें बहुत टाइम पहले की जो पुराने फिलोसफर्स, पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे बन सकते हैं, वो सिर्फ बन सकते हैं नेचुरली। वो अच्छा, और नेचुरली भी कैसे बनेंगे वो, कि यार एक कोई अजीब सी कोई फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है जो कि उनको बनाती है, इनको आर्टिफिशियली लैब्स में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बट आज के टाइम में हम इनको लैब्स में आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करने के काबिल हो चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है जी, कौन सी थ्योरी है हमारे पास, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मैं मार्क भी आपको करवाता हूँ सर, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब, उनका नाम था जैकब बर्जीलियस। ठीक है जी, जैकब बर्जीलियस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना ये नेचुरली बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। ठीक है, यानी कि कोई एक अजीब सी ब्लैक फोर्स है जो कि उनको खुद ब खुद बना के चली जाती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली ह्यूमंस इनको नहीं बना सकते, कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो कि उनको बनाती है। हम तो जानते हैं कि ये तो अल्लाह ताला की जात है जिन्होंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, बट वो लोग तो इसको नहीं मानते थे। वो कहते थे कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैकब बर्जीलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉट फॉर्म्ड आर्टिफिशियली। ठीक है जी, उनको आर्टिफिशियली जो है हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, फिर उससे बोला कि जो ये है ये बनती है अंडर सम मिस्टीरियस फोर्स, अंडर सम मिस्टीरियस फोर्स जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बगैर जो है वो नहीं बन सकते। इसको उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। ठीक है जी, वाइटल फोर्स थ्योरी का उसने उसका नाम दिया। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी इसको जो था वो गलत साबित कर दिया गया साइंटिस्ट ने, जिन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए। ठीक है, लैब्स के अंदर किसने एसिटिक एसिड बना दिया, किसने यूरिया बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। ठीक है, एक नाम आता है हमारे पास कोल्बे का। ठीक है, कोल्बे एक साइंटिस्ट थे और एक था वोहलर। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कोल्बे ने जो था वो एसिटिक एसिड को बना दिया। ठीक है, इसको हम अभी पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनमें से किसी ने जो था वो यूरिया को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, और किसी ने जो था वो इसको प्रिपेयर कर दिया हमारे पास एसिटिक एसिड को। ठीक है जी, मैंने वैसे उल्टा लिख दिया है, वोलर का ये है और एसिटिक एसिड का ये है। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको इन्होंने लैब्स में प्रिपेयर किया। और यहाँ पे तो इसने बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी में जैकब बर्जीलियस ने कि ये तो कभी बन ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो कोई मिस्टीरियस फोर्स ही बनाती है। सो यहाँ पर इसकी जो थ्योरी थी ये क्या हो चुकी है, गलत साबित हो चुकी है। सो ये हमारे पास थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। आ जाए जी आप अपनी बुक्स के ऊपर। सो हमारे पास सबसे पहले आती है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस, उसने कौन सी थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है जी, मैंने आपको सारा बता दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, उनको लैब्स में प्रिपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता। दे आर सपोज्ड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, कोई ऐसी मिस्टीरियस सी फोर्स है जो कि उनको बनाती है, खुद ब खुद वो नहीं बन सकते। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, उसने ये आपने डेट याद रखनी है कि 1828 में वोलर ने क्या किया, सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ठीक है जी, वोलर ने क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर किया पहली दफा। ठीक है, लैब के अंदर 1828 में। ये आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसने साबित किया कि यार ये तो बन सकता है, तो इसका मतलब है जैकब भाई जो थे ये गलत थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कोल्बे था 1845 में, उसने क्या प्रिपेयर किया, एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया लैब के अंदर। ठीक है, सो यहाँ से जो है दोनों जो है वो गलत साबित हो गए। यहाँ पे दोनों ने गलत साबित कर दिया किसको, वाइटल फोर्स थ्योरी को। चलो बच्चों आगे मूव करते हैं। अब आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम हर चीज जो खाते हैं पीते हैं, जो चीज हमारे बॉडी इवन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मिलकर बनी है। हम लोगों के जो कपड़े होते हैं, हम लोग की जो लकड़ियां, हर चीज हमारे आसपास आप घुमाकर अपनी आंख देखोगे ना,
उसमें हर चीज में कोई कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इवन कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, किनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये तो हम 9 क्लास में भी पढ़कर आए हैं। इसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये बिल्कुल 9 वाली ही डेफिनेशन लिखी हुई है कि जी साइंस की केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे आपने बस याद कर लेना, ठीक है। ये वो होती है वो जो हम नहीं रखते स्मेल्स वगैरह के लिए जो बॉल है वो रखते हैं, ठीक है। ये वो चीज है कि इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्लस आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के? तो टोटल होते हैं हमारे पास 4 फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। बारी बारी बड़े आसान शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि ये बताता है कि हमारे उस स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल जरा करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है इसके अंदर कि हाउ मैनी, ठीक है जी, हाउ मैनी एंड विच एलिमेंट। ठीक है जी, हाउ मेनी एंड विच एलिमेंट्स आर यूज। ठीक है जी, कौन कौन से जी एग्जांपल इसकी देखते हैं। एग्जांपल में मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल रैंडम से एग्जांपल है C2H6। अब C2H6 हमारे पास फॉर्मूला होता है इथेन का। अब ये इथेन वगैरह क्या है हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, आप इससे फेमिलियर हो जाओगे। बट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें अब देखो हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 हमारे पास जो है वो कार्बन के एटम्स हैं और 6 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये भी पता चल गया कितने कितने एटम्स हैं, ये पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। तो कार्बन यूज हुआ है और हाइड्रोजन यूज हुआ है। तो ये हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बहुत इजी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है हमारे पास वो क्या है। ठीक है जी, हमें क्या बताता है? ये हमें बताती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बताता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमें जो है वो बताता है। एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल में हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज C4H10। ये हमारे पास है ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है जी, ये तो हालांकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत इजी है बनाना। आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो जी हमारे पास ब्यूटेन है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो हमने क्या करना है जी, 4 यहाँ पे बॉन्ड बना देने हैं। ठीक है जी, हमने 4 बॉन्ड बना दिए कार्बन के। अब आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब है वो 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। अगर हम इस वाले कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? अभी तो 1 बॉन्ड ये बना हुआ है, पीछे उसके पास कितनी गुंजाइश बची है? 3 बॉन्ड्स वो और बना सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। इस सेंटर वाले कार्बन को देखो तो इसने 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, पीछे कितने बच गए? 2। तो 2 इधर आ जाएंगे। सेम इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड इसने इधर भी बनाया इधर भी बनाया, तो 2 बॉन्ड इसके कहां पे आ जाएंगे? यहाँ पे। लास्ट वाले कार्बन को देखते हैं तो उसने 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया है, उसके पास पीछे कितने बच गए? 3। अब ये जो आपके पास चीजें बची हैं इसके ऊपर आपने लगा देना है क्या चीज? हाइड्रोजन। ठीक है जी, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास देखो कि जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था इस पे जरा काउंट करो तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास क्या आ गए? हाइड्रोजन। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, किसका फॉर्मूला बन गया? ये हमारे पास बन गया है N ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसी तरह हमारे बुक में 1-2 एग्जांपल्स और भी हैं। ठीक है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हम डिस्कस करते हैं ग्रुप ऑफ, हम क्या डिस्कस करते हैं जी? ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद कार्बन एटम्स। ठीक है जी, हम क्या डिस्कस करते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं। यहाँ पे तो हमने सबको खोल कर लिख दिया ना कि एक कार्बन के साथ जो है 3 इस तरह हाइड्रोजन अटैच हैं। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला तकरीबन सेम है। बस इसमें भी क्या होगा, इसमें हम ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर भी आपके पास कार्बन तो आएगा ही 4,
ठीक है जी, 4 आपके पास कार्बन आ गए। बट इसमें हम हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्डिंग में लिखने की बजाय हम इसके साथ लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H3C, ठीक है जी। उसके बाद इस वाले कार्बन के साथ कितने अटैच है, 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे CH2। इस वाले कार्बन के साथ कितने अटैच है, 2, CH2, और लास्ट वाले के साथ कितने अटैच है, 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा CH3, और ये इनके दरमियान क्या लगा दूंगा मैं, बॉन्ड। तो ये मेरे पास बन जाएगा कंडेंस फॉर्मूला। किसका कंडेंस फॉर्मूला, आपको पता चल गया, N-ब्यूटेन का ही कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। ये वाले भी हमें क्लियर हो गया। इसमें हम ये देखते हैं कि एक कार्बन के साथ कितने ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अटैच किए जाते हैं। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इजी है, ये आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। इसके अंदर भी ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसा है, तो मैं जरा इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसा है। ये बताता क्या है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताता है कि किसने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीन शेयर्ड, कि जी ये हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे ने शेयर किए हैं। इसकी एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल जो है वो किस जैसी है, ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो इनके जैसी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसी है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, सेम हमारे पास हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, एंड लास्ट पे इधर भी आएगा। बट भैया आपने यहाँ पे जो है ये लाइंस नहीं लगाई है, ये बॉन्ड्स आप लोगों ने आपने जो शेयर नहीं किए, इसकी क्या वजह है? बिकॉज यही तो हमारा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हमारा सेम है। बट यहाँ पर क्या होगा, हमने जिस तरह 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम डॉट एंड क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर देता हूँ, ठीक है जी, और फिर इस वाले को किससे शो करना पड़ेगा, क्रॉस से, ठीक है, ऑपोजिट। अगर ये डॉट है तो ये क्रॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्रॉस है तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से डॉट, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर रहा हूं, ठीक है जी, ये भी हमारे पास किससे आएगा, क्रॉस से आएगा। और इसके साथ अब हमने जब हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग शेयर करनी है, तो इधर डॉट है तो इधर क्या लगेगा, क्रॉस, इधर डॉट है इधर क्या लगेगा, क्रॉस, इधर डॉट है इधर क्या लगेगा, क्रॉस, इधर क्रॉस है इधर क्या लगेगा, डॉट, इधर क्या लगेगा, डॉट, ठीक है जी। इधर भी आपके पास क्या लगेगा, क्रॉस, इधर भी क्या लगेगा, क्रॉस, और इधर लगेगा डॉट, डॉट एंड डॉट, ठीक है जी। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तुमने वो दरमियान में बाड़ लगा दी थी, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बताया अच्छा ये कार्बन जो है, एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ क्या है, अटैच्ड हुआ है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। अब हमारी बुक में इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। अच्छा ये जो नाम बना, ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना हमारे पास N-ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे नोट कर रहे हो कि जब भी मैं कोई एग्जांपल के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ या कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, तो मैं हर एक के साथ उसका नाम मेंशन करूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी ये नाम हर एक फॉर्मूला के साथ मेंशन करने हैं, क्योंकि ये नाम बड़े जरूरी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लेक्चर देने नहीं आया, लेक्चर तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मैं आपको बताना है कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी जो भी डेफिनेशन बनती है वो लिखकर, एग्जाम्पल की हेडिंग देकर एग्जाम्पल लिखनी है, साथ उसका केमिकल फॉर्म, उसका जो नाम है वो भी लिखना है। सेम डेफिनेशन, एग्जाम्पल के ऊपर ये स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करना है और साथ नीचे उसका क्या लिखना है, ब्रैकेट में इस तरह नेम लिखना है। अब आप पूछोगे भैया क्या हम भी ये डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे करते हुए? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप सिंपल इसको पेन से खुला प्यारा जो है वो फॉर्मूला ड्रॉ करोगे और नीचे नाम आप एंड पर क्या करोगे, मार्कर से लिख दोगे। और आपको सुनकर हैरानी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इस चैप्टर में से खुले आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला सवाल आएगा पेपर के अंदर, ये भी आएगा कि आपने N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है बस, ठीक है। तो बस आपने ये ड्रॉ करना होगा, आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह और भी फॉर्मूला आ जाए, वो आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे देख कर, ठीक है, आपको पक्का याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी भी। और हम आगे कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कि आपको बस कोई एक नाम फॉर्मूला याद हो जाए और आप उसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बना सकते हो। देखो ना, अगर आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ना, तो मॉलिक्यूलर से क्या बन जाएगा उसका स्ट्रक्चरल से क्या बन जाएगा उसका कंडेंस फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल से क्या बन जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो बस आपको मेन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद हो, जो कि इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली याद हो जाता है आपको, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह मार्क करते हैं। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, यहाँ से लेकर हमारे पास बनती है तकरीबन यहाँ तक, उसके बाद ये उसकी एग्जांपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो है वो सिंगल लाइन भी शो की जा सकती है, डबल भी और ट्रिपल भी। हमने क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल्स ली हैं जो कि सिंगल वाली थी, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। अब देखो, ये मैं आपको बता रहा था कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी N-ब्यूटेन का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो। इसी तरह
आइसोब्यूटेन है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो। दो फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। 4 कार्बन इसमें भी हैं, 4 कार्बन इसमें भी हैं, बट इसमें क्या है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम पे जो है वो डिफरेंस आया है, दैट्स वाई इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी है ये, ठीक है, आप इसको देख कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से की कि इंडिकेट ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, कि हर कार्बन एटम के साथ कितने कितने हाइड्रोजन जो है हमारे अटैच्ड हैं, ये होता है कंडेंस फार्मूला। अगेन इसकी भी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर रही और यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल जो है वो ड्रॉ की। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है, ये क्या बताते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स, ठीक है जी, और ये हमारे पास इसके क्या रहे, इसकी एग्जांपल्स रही इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की। अच्छा जी, आगे अब हमारे पास ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोगों ने जो है बेसिकली याद करना है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आप लोगों ने क्या चीज याद करनी है, ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। हमने जैसे इसके नाम याद करने होंगे, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूँ कैसे याद होगी, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में नाम पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। पहला नाम है मेरे पास मीथेन, ठीक है जी, दूसरा है मेरे पास इथेन, ठीक है, इसी तरह मेरे पास है प्रोपेन, फिर है मेरे पास इसके अलावा बनते हैं हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है जी, ब्यूटेन के बाद हमारे पास बनता है पेंटेन, पेंटेन के बाद हमारे पास बनता है हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हमारे पास बनता है यहाँ पर हेप्टेन, हेप्टेन के बाद मेरे पास जो है यहाँ पर बनता है ऑक्टेन, और ऑक्टेन के बाद मेरे पास है नेक्स्ट नोनेन, और लास्ट पे क्या है मेरे पास डिकेन, ठीक है। ये कुछ पहले 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं, ठीक है, बहुत इजी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, बहुत इजी है। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेन है कि ये तो जब नाम याद हो जाएंगे ना हमें लाइन वाइज, तो इनके फॉर्मूलाज में भी आपने जस्ट याद करने कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन एटम है, मीथेन है, मीथेन में हमारे पास जो है वो एक ही कार्बन एटम होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 5, इसमें कितने होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं 7, इसमें कितने होते हैं 8, इसमें 9 और इसमें 10, यानी कि इसमें कार्बन एटम जो है इतने इतने होते हैं। जब आप लाइन में याद करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा जो छठे नंबर पर आ रहा है इसका मतलब है 6 कार्बन एटम उसके अंदर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ से बताने लगा हूं, अगर आप फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेते हो ना तो आपको कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं भूलने वाला, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारा उसके अंदर ही आएगा। वो फॉर्मूला है आपके पास जो कि हम कहां पर लिखें, वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर्मूला है CnH2n+2। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला से आप जितने मर्जी चाहो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम जो है वो बना सकते हो, याद कर सकते हो। बस आपको आना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ब्यूटेन का किया था ना, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, अब इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने भी आप लोगों के लिए जो है वो सारा इरेज किया है। तो ये मेरे पास जो है CnH2n+2 ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्यूटेन की, अभी आप सोचो कि ये है ही नहीं, यहाँ पर अभी छुपा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये ब्यूटेन का फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि आपने जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है या कंडेंस या इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे n की जगह पर वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो पुट कर देना। एग्जांपल लेते हैं, हम ब्यूटेन के लिए करने लगे हैं, ठीक है जी। तो ब्यूटेन के लिए क्या होगा, आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, CnH2n+2 बनता है। तो Cn की जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग 4, तो H2 × 4+2, तो C4H2 4 8, 8+2 10। तो देखो जी हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। ये देखो जी ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका। आगे बढ़ते कोई और एग्जांपल करते हैं, हेप्टेन की एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी। हम किसकी एग्जांपल करने लगे हैं, हेप्टेन की, ठीक है। अभी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, ये बहुत ईजी है, अभी आपको याद हो जाएगा। क्या है जी, CnH2n+2 C7 बन जाएगा, क्योंकि हेप्टेन का कार्बन एटम कितने 7 है, 2 × 7+2 क्या बन जाएगा, C7H4 2 7 14+2 16। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 16 का। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। अब मुझे मॉलिक्यूलर पता चल गया, स्ट्रक्चरल बनाना तो बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, टोटल हम कितने कार्बन लगा देंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर लगा देते हैं 7 कार्बन लगा दिए। हर पहले और आखिरी कार्बन में कितने बॉन्ड लगते हैं, 3 लगते हैं, बाकी कितने लगते हैं, हमारे पास टोटल 2 बॉन्ड लग रहे होते हैं, ठीक है जी। और आपने अब बॉन्ड्स के ऊपर क्या ड्रॉ कर देना है, आप लोगों ने हाइड्रोजन सबके साथ जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो ये मेरा जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, हेक्सेन का। तो सेम ऐसे ही, और अगर आपका स्ट्रक्चरल बन गया है तो आप क्या कंडेंस नहीं बना सकते, बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। कंडेंस आपने बनाना है, बहुत ईजी है। कैसे बनेगा कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है जी। आपने अगेन कार्बन लगा देने, ठीक है, सबके साथ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, लास्ट वाले के साथ 3 और पहले वाले के साथ 3, बाकी सबके साथ 2 लगते जाएंगे, CH2
ठीक है जी, CH2 और CH2। ये मेरे पास क्या बन गया, कंडेंस फॉर्मूला किसका बन गया, हेप्टेन का बन गया। तो ये स्ट्रक्चरल था, ये हमारे पास क्या था, कंडेंस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला आपको पता है, आप डॉट एंड क्रॉस लगाते जाओगे। यानी कि बताना क्या चाह रहा हूं कि ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लो, बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको लाइन वाइज ही याद हो जाएंगे। जस्ट वैल्यू पुट करो, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल जाएगा। खुद देखो, स्ट्रक्चरल मिल गया तो आपके 2 नंबर पक्के। एमसीक्यूज में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपका 1 नंबर जो है वो पक्का हो जाएगा यहाँ से। सो ये इतना इजी है, ये जो पूरा टेबल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये पूरा टेबल इतना इजी है, आप लोग यहाँ से जो है सारा कर सकते हो। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर इस फॉर्मूला को ज़हन में लाओ, खुद से कोई वैल्यू लिखो और उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसका मॉलिक्यूलर तो यहाँ से मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल ड्रॉ करो, कंडेंस फॉर्मूला ड्रॉ करो, तो इस तरह आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी हर एक की डिफरेंट। जैसे आप सारे तो आदमी हो ना, लोग हो सारे, ठीक है, लेकिन आप क्लासिफाई कर दिया कि आप एक बच्चा क्लास 10 का स्टूडेंट है, एक बच्चा क्लास 9 का स्टूडेंट है, इसी तरह एक 12वीं का, एक 11वीं का है, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। अब मैंने सबसे पहले ये जो चार्ट बनाया ना, इस चार्ट आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको माइंड में होगा तो आप इसके सारा वो हिरार्की जो है वो समझ जाओगे। हमारे पास सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स होती हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनोइड। अगर आपको तरतीब याद रहेगी तो आपको पता होगा कौन सी टाइप किसकी है, कौन सी टाइप जो है वो किसकी है। अब बारी बारी इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। मेन सबसे पहले हमारे पास है ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है जी। हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है जी। ओपन चेन कंपाउंड्स के ना एक और नाम है जिसका क्या नाम है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। क्या नाम है जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये आप लोगों ने जो है माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, एलिसाइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है, ठीक है, जिसको आप जरा ठीक कर लो। ओपन चेन का क्या नाम है, साइक्लिक। और ओपन चेन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक चेन है, फॉर एग्जांपल नेकलेस वाली चेन है मेरे पास, उस चेन के जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो वो तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो वो क्या होगी, ओपन चेन। तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका लास्ट वाले एटम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो लास्ट एटम्स हैं, लास्ट एटम्स आर फ्री। वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते, यानी कि चेन जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। तो वो क्या बनेगा मेरे पास, ओपन चेन कंपाउंड्स। क्या वो चेन क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। इसकी 2 टाइप्स हमारे पास थी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन मेरे पास कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट की बात करता हूं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट और ब्रांच, ये मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं इसकी, स्ट्रेट और एक हमारे पास है ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन का मतलब यह है कि अगर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे एग्जांपल करते हैं, मेरे पास कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें देखो एंड वाले कार्बन एटम्स क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, फ्री है, ये मेरे पास स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन क्या होगी मेरे पास, कि यार ये एक बीच में से नई ब्रांच मेरे पास निकल आई है, तो ये मेरे पास क्या है, ब्रांच चेन है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। इसका नाम है मेरे पास एन ब्यूटेन, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। और इसका नाम क्या है मेरे पास, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये मेरे पास जो है वो 2 डिफरेंट नेम है, ये मेरे पास स्ट्रेट और ब्रांच चेन हो गया। अब ये तो हमारा वाला सारा पार्ट कंप्लीट है। आगे है क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को अब देखते हैं। तो सेकंड वाला है मेरे पास, सेकंड है मेरे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन कौन से होते हैं, तो क्लोज चेन होते हैं, देखो मेरे पास एक चेन है, उसके जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं उनको मैंने मिलाकर जोड़ दिया। जब मैंने उसको जोड़ दिया तो वो चेन क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, एक रिंग की शक्ल बन चुकी है, एक सर्कल की शक्ल बन चुकी है। तो इसमें क्या होता है जी, लास्ट एटम्स ज्वाइंड टू फॉर्म आ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्या होता है जी, इसके अंदर जो लाइंस है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बन जाता है, क्लोज चेन कंपाउंड बन जाते हैं। अब क्लोज चेन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप्स थी, एक थी हमारे पास होमोसाइक्लिक, ठीक है जी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा क्या है मेरे पास, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वो जो रिंग बनती है ना, वो एक जैसे एटम्स की बनती है। क्या होता है, एक जैसे एटम्स की रिंग बनती है। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक कार्बन है,
फिर दूसरा कार्बन है, ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास तीसरा कार्बन। अब देखो एक रिंग की शक्ल बन रही है और सारे इसमें क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, तो ये मेरे पास क्या होगा, होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मेरे पास के मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास आपकी बुक में एक एग्जांपल बनी हुई है कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है और इसके अंदर जो है वो मैं आपको यहाँ से देखकर जो है वो बताता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल आ गई। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है मेरे पास एस और इसका नाम क्या है, थायोमीन, ठीक है जी, क्या नाम है इसका, थायोफीन। अब इसके अंदर देखो कि यहाँ पर किनारों पर तो कार्बन 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 लगे हुए हैं, बट बीच में एक क्या आ चुका है, डिफरेंट एटम आ चुका है, इस रिंग के अंदर डिफरेंट एटम आ गया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की आगे मजीद हमने पढ़ा कि दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे पास पहली टाइप होती है होमोसाइक्लिक की, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है जी। पहली क्या टाइप है हमारे पास, एरोमेटिक, और दूसरी क्या है मेरे पास, नॉन बेंजीनोइड, ठीक है जी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। एरोमेटिक कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर देखो दोनों होमोसाइक्लिक है, इसका मतलब है एक जैसे कार्बन एटम्स तो होंगे, बट इसके अंदर बनेगा बेंजीन रिंग। क्या बनेगा इसके अंदर बनेगा बेंजीन रिंग, ये जरूरी है। और इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर नॉन बेंजीन रिंग, ठीक है जी, नॉन बेंजीनोइड है, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। जिसके पास नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है जी। इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा, लेकिन एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। इसके अंदर इसके ना कोई एरोमा होगा, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, इसकी कोई खुशबू होगी, लेकिन नॉन बेंजीनोइड में ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, हमारे पास एग्जांपल में बेंजीन ड्रॉ करेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। कुछ बच्चों से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनता नहीं है, तो आप लोगों ने जो है वो गौर से देखना है, ठीक है जी। इसको थोड़ा और नीट करके बनाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से और यहाँ से। और आपने यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनाने हैं वो बॉन्ड्स आपने ख्याल करना है, आपने बनाने हैं ऑल्टरनेटिंग। एक यहाँ पर है तो इसको छोड़कर एक बनेगा यहाँ पर, इसको छोड़कर एक बनेगा यहाँ पर, ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाने हैं। ये किसकी एग्जांपल है मेरे पास है, ये है मेरे पास बेंजीन। इसी तरह मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहां से देखोगे। नॉन बेंजीनोइड में क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड में है वो होगा तो होमोसाइक्लिक, एक जैसे बनेंगे, बट वो जो है वो बेंजीन नहीं होगा। बेंजीन में क्या होता है, 6 साइड का स्ट्रक्चर होता है, बट इनके अंदर क्या होता है, 6 साइडेड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। तो ये मेरे पास जो है कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उम्मीद करता हूं आपको जो सारे पॉइंट्स से समझ आए होंगे। जो पॉइंट समझ नहीं आया, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तब भी समझ नहीं आता तो बुक खोल के देखो, बुक से भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, वहां पर आके मेरे से क्वेश्चन करो, मैं आपको वहीं पर उसका आंसर जो है वो दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ आया है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका, ठीक है। जितने भी टाइप्स थी वो टाइप्स आपको समझ आ गई कि ओपन चेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक, इसके आगे 2 टाइप्स हैं, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के आगे मजीद जो है हमारे पास 2 टाइप्स आ रही है, और विद हमने उनकी क्या की है, एग्जांपल्स भी उनके साथ की हैं। तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अगर हमने इसके निशानात की बात करते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसके जो है वो डेफिनेशन वगैरह ही है ज्यादा, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसकी टाइप्स है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की, एग्जांपल आपने साथ देनी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन कंपाउंड आ जाता है, ठीक है जी। ब्रांच चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ब्रांच चेन का दूसरा, ओपन चेन का दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनके 2 नाम है। और इसके अलावा क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, क्योंकि क्लोज चेन है ना ये वाला, तो क्लोज चेन में देखो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बन रहा होता है। इसकी भी आगे 2 टाइप्स है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपने इनके 2 नाम भी याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए भी और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, जिसमें क्या होता है, ओनली 1 काइंड ऑफ एटम जो है जुड़े होते हैं। इसकी 2 टाइप्स है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ये जो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया, विच रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स, अब बेंजीन रिंग, ठीक है जी। दे आर, ये लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द एरोमा और स्मेल दे हैव। इसके बाद इसके एग्जांपल है जी बेंजीन और नेप्थलीन। इनके आपने जो स्ट्रक्चर है बहुत गौर से देख देख कर आहिस्ता आहिस्ता बनाने हैं और प्यारे प्यारे बनाने हैं। इसका जो एमसीक्यूज है कि इनको क्या बोलते हैं, बेंजीनोइड। अगर ये नॉन बेंजीनोइड है तो ये इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाएगा। एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनोइड, ठीक है, दोनों नाम है इसके। उसमें क्या होता है जी, इसमें होता तो वो क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक भी होता है, बट इसके अंदर बेंजीन मौजूद नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दी है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारे पास है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो हेटेरोसाइक्लिक हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है वो बनता है, जिसके अंदर क्या होता है जी, कंटेन मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के अलावा भी कोई और एटम इसमें के अंदर आ सकता है, तो वो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है जी। तो ये हमारा जो था ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंप्लीट हुआ।
सो अब लोग हम मूव करने लगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, उसकी क्या वजह है, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड। डाइवर्सिटी का मतलब मेन होता है कि इतनी वैरायटी कैसे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने पढ़ा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कार्बन की इतनी ज़्यादा, हम लोगों ने मीथेन से लेकर डिकेन तक 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, और ये आगे मिलियंस में जाते हैं। इतने बड़े बड़े, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स होने की ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या वजह है। हालांकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद जो है वो नहीं होते। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। तो वो 4 क्वालिटीज के नाम क्या है? पहली है हमारे पास कैटिनेशन, सेकंड है हमारे पास आइसोमेरिज्म, थर्ड हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। बारी बारी चारों को डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहले 2 हैं ये ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला भी एंड है, ये वाला भी हमारे जो है काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब कैटिनेशन में हम लोगों ने देखना है स्टार्टिंग में सबसे पहले कि जो हमारे पास कार्बन है, हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी कि जो कार्बन है वो क्या करता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता है, फिर वो तीसरे कार्बन के साथ मिलता है, इस तरह वो मिलता जाता है और आगे बॉन्ड्स वगैरह जो है वो बनाता जाता है। ठीक है, तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि वो अपने साथ और कार्बन को जोड़ते जोड़ते क्या करता जाता है, अपने बॉन्ड्स बड़े करता जाता है, क्रिएट करता जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है जी। और इसी तरह वो लार्ज रिंग्स भी बना सकता है, लार्ज ब्रांचेस बना सकता है। यानी कि एक कार्बन था आपके पास, उसके पास सिर्फ 4 की कैपेसिटी थी, जब उसने दूसरे कार्बन को ऐड कर लिया तो उसके पास टोटल कितने बॉन्ड्स की कैपेसिटी हो चुकी है, हमारे पास 6 की। एक और ऐड करेगा तो वो इस तरह बढ़ता जाएगा। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन को साथ अपने आप को अटैच कर कर और बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। इस चीज को बोलते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि कैटिनेशन हमारे पास क्या होता है जी। कैटिनेशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या होती है जी? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या करने के लिए? टू फॉर्म लार्ज रिंग्स, टू फॉर्म लार्ज रिंग्स, के वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बन के साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े रिंग्स बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है। ठीक है जी, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। अब कैटिनेशन की ना 2 प्रॉपर्टीज होती हैं जो होंगी तो वो कोई भी कंपाउंड जो है वो कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। मैंने यहाँ पर कार्बन का ही जिक्र क्यों किया? ठीक है, हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं, एक हमारे पास होता है सिलिकॉन, एक होता है हमारे पास कार्बन। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता बल्कि कार्बन जो है वो करता है। इसकी अब हम वजह जो है वो देखने लगे हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है किसी भी कंपाउंड के कैटिनेशन करने की, जो पहली रीजन होती है, टोटल 2 रीजन है। पहली रीजन होती है कि उसकी वैलेंसी जो है ना, जो इसकी वैलेंसी है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। वैलेंसी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 के। तो हमारे पास सिलिकॉन की भी वैलेंसी 2 से ज्यादा है, कार्बन की भी वैलेंसी 2 से ज्यादा है। इसका मतलब है दोनों कैंडिडेट है कैटिनेशन परफॉर्म करने के। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन और किसी और कंपाउंड के बॉन्ड के दरमियान में। यानी कि जब कार्बन किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए। बट जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस केस के अंदर जो हमारा सिलिकॉन है, जब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो वीक होता है। हालांकि कार्बन जब बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बट जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो डेट्स वाई कार्बन जो है वो सिलिकॉन, हम कार्बन कैटिनेशन शो जो है वो करता है बट सिलिकॉन शो नहीं करता, बिकॉज कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यही चीज़ हमें चाहिए। बट सिलिकॉन जो है जब अपने साथ बॉन्डिंग करता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करता। डेट्स वाई सिलिकॉन जो है इस रेस से आउट होता है और कार्बन जो है वो कैटिनेशन के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कार्बन को मिलाने से ही बनते हैं। तो ये हमारी थी कैटिनेशन। इसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि एक चीज की मुख्तलिफ इकसाम, ठीक है, एक चीज की मुख्तलिफ इकसाम जो है वो क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी, ब्यूटेन में 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है आइसोब्यूटेन, एक होता है एन ब्यूटेन। तो ये एक ही ब्यूटेन की 2 आगे से टाइप्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था कि ये ब्यूटेन होता है हमारे पास, ब्यूटेन की आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं एन ब्यूटेन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन होती है कार्बन 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 की। एक होता है हमारे पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, हमारे पास ब्रांचेस आ जाती है। ठीक है जी, इस तरह ब्रांच। तो देखो है तो ये दोनों ब्यूटेन ही, बट क्या है कि इन दोनों के अरेंजमेंट में फर्क है। तो डेट्स वाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि एक ही चीज की मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल एग्जाम जो है वो आती हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है जी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है जी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से जो है वो
क्या परफॉर्म होता है, हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है वो परफॉर्म होता है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि जो पेंटेन के आइसोमर्स हैं, ठीक है जी, पेंटेन आइसोमर्स जो हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास होते हैं 3 आइसोमर्स। कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं ये आप लोगों ने अपनी बुक में से देखना है, ठीक है। मैं वैसे ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास टोटल आइसोमर्स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है सिंपल 2 2 4 1 5 पेंटेन है 5, ठीक है। एन पेंटेन, इसका क्या नाम होता है, एन पेंटेन। इसके बाद अगला हमारे पास होता है आइसोपेंटेन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, बीच में से क्या होता है हमारे पास, एक कार्बन जो है वो अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये क्या हो जाता है हमारे पास, आइसोपेंटेन। इसी तरह एक और हमारे पास जो है इसकी टाइप होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन, ठीक है जी। नियोपेंटेन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, ऊपर भी कार्बन, यहाँ पे नीचे भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास नियोपेंटेन। ये आपको पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये आता ही आता है कि हमारे पास कार्बन की टोटल कितने, पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। टोटल हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से उनके स्ट्रक्चर्स के आप लोगों ने नाम लिखने हैं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है विद नेम, और स्ट्रक्चर आपने वो पूरा कंप्लीट ड्रॉ करना है जो आपकी बुक में जो है बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब वो एक दूसरे कार्बन के साथ मिलता है। तो इस वजह से जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो मल्टीपल लोगों को अपने साथ जो है, ये मल्टीपल कार्बन एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, और कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, तो वो ज्यादा कंपाउंड्स के साथ जुड़ सकता है। दैट्स वाई जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड, इतनी ज्यादा जो है डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग किससे मुराद है कि जो कार्बन है अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है किसी से, ठीक है जी, डबल भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो दैट्स वाई उनकी जो अलग अलग टाइप्स निकलती जाती है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये है इसके दरमियान 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। एक लास्ट पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिसमें 3 कार्बन एटम्स हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें देख रहे हो कि ये तीनों अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो इथेन है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो इथीन है, और ये लास्ट में मेरे पास क्या है, इथाइन। यानी कि आप देख रहे हो कि है तो इथेन की ही फैमिली, बट क्या है कि तीनों के दरमियान जो कार्बन के जो मल्टीपल बॉन्डिंग्स है उसकी वजह से 3 डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास कंपाउंड्स जो है वो निकल कर आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड आती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। आप जरा इसको हम लोग रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैटिनेशन, ठीक है जी। कैटिनेशन क्या है आपके पास, यहाँ से द चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच, the ability of carbon atoms to link with other carbon atoms to form long chains and large rings, ठीक है। एक कार्बन की दूसरी कार्बन के साथ जुड़ने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अच्छा जी, पहले क्या है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई पहली वाली कि उसकी जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम, जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ, शुड बी स्ट्रॉन्गर, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किस एज कंपेयर टू बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद अदर एटम, स्पेशली ऑक्सीजन, कि कार्बन का दरमियान कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बजाय कि कार्बन और उसके साथ कोई और एटम शामिल हो जाए। और लास्ट में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि कार्बन और सिलिकॉन जो है ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, बट कार्बन कैटिनेशन शो करता है बट सिलिकॉन कैटिनेशन शो जो है वो नहीं करता, उसकी क्या रीजन है। तो उसकी रीजन हमारे पास ये लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये पूरी उसकी रीजन है, मैंने आपको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया है। सो ये आप लोगों ने मार्क करनी है। इसके बाद है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है जी, हमारे पास हमने देखा जी कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो ब्यूटेन वगैरह थे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनकी अरेंजमेंट क्या हुई है, डिफरेंट हो गई है। इसी तरह पेंटेन में तीनों का फार्मूला सेम होगा बट इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट। तो ये हमारे पास कहलाता है आइसोमर्स। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये आपके जो है 3 आइसोमर्स है, नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है और एन-पेंटेन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जो स्ट्रेंथ है कोवेलेंट बॉन्ड की कि कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड जो है वो बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद फोर्थ है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि जो कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, 4। यहाँ पर कोई लगेगा, यहाँ पर कोई लगेगा, यहाँ पर कोई लगेगा, यहाँ पर, इसकी 4 वैलेंसीज। तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जिससे मजीद स्ट्रक्चर जो है उसके साथ एडअप हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास जो हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ये मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट भी बताया कि हमारे पास कैटिनेशन इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारा हमारे पास थ्योरी वाला काम है, ठीक है। तो इसको मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ, आपने इसको अलग अलग पॉइंट्स की शक्ल में आपने इसको याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते कहाँ से हैं, सोर्स क्या है इनका, कहाँ से ये पैदा होते हैं, कहाँ से ये बनते हैं, ठीक है जी। तो कह रहे हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो ज़्यादातर प्लांट्स में से आते हैं और एनिमल्स में से आते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, मिनरल से आते हैं और रॉक से आते हैं। अगला है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स वगैरह से मिलकर बनते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अलावा चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो जी कह रहे हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर एक्सेट्रा। ये कुछ मैंने आपको बताया था, सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, साथ मेन कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके अलावा और भी होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके अलावा सारे एलिमेंट से मिलकर जो है वो बनते हैं। इसके बाद हमारे पास कोवेलेंट लिंकेज। कोवेलेंट लिंकेज से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है। तो जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, जो कि पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है उनके दरमियान में। अगला है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या मतलब कि सोलेबिलिटी का मतलब है पानी में मिक्स हो सकते हैं या नहीं, पानी में हल हो सकते हैं या नहीं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज उनके दरमियान में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो दैट्स वाई वो पानी के अंदर डिसॉल्व जो है कुछ हो सकते हैं, कुछ जो है वो नहीं हो सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस आर जनरली सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो पोलर होंगे वो पानी में डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो पाएंगे, लाइक एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्योंकि ज्यादातर पोलर होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक वाटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है क्या इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। तो जी द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वो आयनिक होते हैं, दैट्स वाई वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी काफ़ी ईजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जो है वो इवेपोरेट कर जाते हैं, जल्दी बॉयल कर जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वजह से वो स्टेबल भी नहीं होंगे, जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, जल्दी वो जल जाएंगे, जल्दी वो इवेपोरेट कर जाएंगे। इसके बाद है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का मतलब होता है जलने का प्रोसेस, ठीक है, कोई चीज़ जब जलती है दैट्स कॉल्ड कंबस्टिबल। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबस्टेबल होते हैं। जैसे हमने इथेन की बात की है, जलते हैं, ये गैसेज हैं, ये जल सकती हैं। हमारे घरों में जो गैस आ रही होती है, सुई गैस, जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस, अब वो भी क्या जल रही है ना, तो ये कंबस्टिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। जबकि अगर पत्थर को जलाना चाहो तो वो नहीं जलेगा, बिकॉज वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। इसके बाद आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो शो नहीं करते। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है जी, कोवेलेंट लिंकेज की वजह से, जो क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है। क्या होते हैं ये, मॉलिक्यूलर होते हैं, यानी कि ये थोड़े स्लो होते हैं। और दूसरा क्या है, इनको खास कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, कैटलिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते बट रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे पास कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास जो था ये वाला टॉपिक था जो कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज का मतलब हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 किस्म के सोर्सेज होते हैं। पहला होता है प्लांट्स, ठीक है, दूसरा होता है कोल, जिसको हम कोयला बोलते हैं, थर्ड होता है हमारे पास पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये 3 मेजर, और एक होता है नेचुरल गैस। ये चंद हमारे पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स से कैसे आते हैं। तो प्लांट्स वाला आपने जो है वो इजीली याद रखना है। वो कैसे आप याद रखोगे, आपने जस्ट ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर ये वैल्यूज़ को याद कर लेना है, ठीक है जी, कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिलता है, मिल्क फैट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, पाम ऑयल, ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये आपके जो है इस के अंदर कवर हो जाएगा। हमारा मेन टॉपिक है कोल, ठीक है जी, कोल, कोयला, ठीक है। हर एक ने कोयला जो है कभी ना कभी तो ज़िंदगी में देखा ही होगा। कोल क्या है जी, कोल हमारे पास जो है 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो लकड़ी को जलाने से बनता है, ठीक है। दूसरा होता है जो ज़मीन के अंदर से, आपने देखा होगा बहुत जगह पर माइनिंग की जाती है, बहुत बड़े इलाके में क्रेन्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं,
कोयले को की कान में से जो है वो कोयला निकाला जाता है, तो वो कोयला जो है वो डिफरेंट होता है। हम बात करें उस कोयले की जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अब वो क्या होता है, वो आपको पता है ब्लैक कलर का रॉकी मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर से गैसेस भी निकल रही होती है, जिनको हम जला भी सकते हैं। अब इसकी जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कोयला जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो कि पुराने ज़माने के या पुराने टाइम के, पुराने वक्तों के, जो उस टाइम जानवर, दरख्त, इंसान जो मर जाते हैं, जो ज़मीन के नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ज़मीन के नीचे अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, हवा भी नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन के अंदर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से वो चीज़ें बनती आ रही हैं, तो वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और कोयला भी सेम इसी तरह हमारा यहाँ पे बन रहा होता है। तो अब इसको जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोल इज अ ब्लैकिश, ठीक है जी, क्या है हमारे पास कि जी कोल इज अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर है फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो आप लोग कैसे बताओगे। फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बनती है कुछ ऐसे कि कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी। ज़मीन की तह के नीचे जो प्लांट्स वगैरह बरी हो गए थे, मर गए थे, ठीक है, उनकी कन्वर्जन से बनता है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। वो कोयला जो कि लकड़ी को कन्वर्ट करने से बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। इट टेक्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम लग जाता है इसको, ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है जी, कोई 50 करोड़ साल लग जाते हैं इस चीज़ को। वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, ये आपका एमसीक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए मार्क करना है कि एक लकड़ी के अंदर कितने % कार्बन होता है, 40% उसके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होता है। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। कोयले की भी कुछ इकसाम होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, और ये आपका है भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। इसके अंदर आपने याद रखना है 4 किस्म की टाइप्स होती हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट के अंदर कितने % कार्बन होता है, 60%, लिग्नाइट में 70 है, बिटुमिनस में 80 है। ये आपने माइंड में रखना है। जितना कार्बन ज़्यादा होता जाएगा हमारे कोल के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी, उतना ज़्यादा उसका यूज़ बेहतर होता जाएगा। अब आप देखें 60% कार्बन वाला कहाँ है, इंफीरियर क्वालिटी है, सबसे कम, सबसे घटिया, सबसे लो क्वालिटी का कोल है। कहाँ यूज़ होता है, किल में, किन बोलते हैं जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं। 70% जो है लिग्नाइट, वो कहाँ यूज़ होता है जी, वो थर्मल पावर स्टेशन में, बिजली बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट जो बिटुमिनस है 80% कार्बन के साथ कहाँ यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड, नॉर्मल घरों में जो कोयला यूज़ किया जाता है। लास्ट है एंथ्रासाइट, इट इज सुपीरियर क्वालिटी, सबसे बेहतर क्वालिटी का कोल है। कहाँ यूज़ किया जाता है जी, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हार्ड कोल भी बोला जाता है। इसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जब ये कोयला बनने का प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसके प्रोसेस के अंदर सिर्फ कोयला ही नहीं बनता बल्कि और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि जब कोयले को जमीन के नीचे एब्सेंस ऑफ एयर में, जहाँ पे हवा मौजूद नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट पर जब वो इतना ज़्यादा हीटअप हो रहा होता है तो इस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो बन रही होती है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम मूव करने लगे हैं इसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस के अंदर बन रही होती है। तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड ओवर कोल गैस, ठीक है। ये कोल गैस जो है ये भी कोयले बनने के प्रोसेस के अंदर जो है वो बनती है, ठीक है जी। क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ट इन एयर। जब इसको जलाते हैं तो इसके अंदर से हीट निकलती है, उस हीट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। देयरफॉर इट्स मेनली यूज्ड इन फ्यूल इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि हीट वगैरह निकल रही है तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और ये बाकी इसके जो है डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस का मतलब होता है कि ज़मीन से जब मिनरल्स को निकाल रहे होते हैं, खोद कर ज़मीन, दैट्स कॉल्ड मेटलर्जी। इसके बाद अगला प्रोसेस है, प्रोडक्ट है दैट इज एमोनिकल लिक्वर, ठीक है जी। कुछ बच्चे इसको समझते हैं ये लिक्विड लिखा हुआ है, नहीं, ये लिक्वर है, एमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल से मुराद है अमोनिया। अमोनिया होता है हमारे पास NH3 जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। तो इट इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। जब अमोनिया गैस वाटर में मिक्स हो जाती है तो वो बनाता है एमोनिकल लिक्वर, ठीक है, ये वो है। इट इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह बनाने के अंदर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट
सल्फेट जो कि एक फर्टिलाइजर है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हम तो अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट बनता है जो कि एक फर्टिलाइजर है, एक खाद है जो कि पौधों को या फसलों को दी जाती है। आगे हमारे पास कोल टार। कोल टार हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्ट है। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये गाढ़ा किस्म का जो है वो लिक्विड होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले। ठीक है, उन 200 उस जैसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये कोल टार। These compounds are separated by fractional distillation। अब जिस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है सेम ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। कुछ टाइम तक हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम इसको तब देखते हैं। These chemicals are used to synthesize drugs। ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बनाने के अंदर, डाइज, रंग वगैरह बनाने के अंदर, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयात बनाने के अंदर, फाइबर वगैरह बनाने के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद कह रहे हैं बिसाइड दिस वैल्यूएबल केमिकल्स ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल टार कॉल्ड पिच इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, को आपने देखा जिसको उर्दू में लुक बोलते हैं, जो कि घरों की छतों पर की जाती है, या वो एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो कि सड़क के ऊपर भी किया जाता है। ठीक है, जिससे सड़क जल्दी जो है वो सूख जाती है, तो होता है पिच, जो कि किसका रिजल्ट है, वो है कोल टार का लास्ट प्रोडक्ट होती है पिच। इट इज यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय पिच। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद है लास्ट पे कोक। ठीक है, ये पीने वाली कोक नहीं है, ठीक है, ये दूसरी है। इट इज 98% कार्बन। ठीक है, इस कोक के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है, 98%। ये एक एमसीक्यूज का पॉइंट है आपके लिए। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। जब सारे कोयले की सारी प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं तो लास्ट पर जो चीज बचती है वो है कोक। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile compound and leaves behind a solid residue called coke। जब भी उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, गैसेज, अमोनिकल लिक्वर, कोल टार, ये जब खत्म हो जाती है, पीछे एक सॉलिड किस्म का जो है मटेरियल बचता है जिसको हम कोक बोलते हैं। इट इज़ मेनली यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्पेशली आयरन। लोहा वगैरह निकालने के लिए ज़मीन के अंदर से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। ये इसका जो है वो क्या यूज़, इसको फ्यूल वगैरह के अंदर भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास कोल का पूरा टॉपिक। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पेट्रोल और पेट्रोलियम के एक जैसी चीजें हैं? नहीं, सारे पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम का हिस्सा है, बट पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी, जैसे कि उसके अंदर मेरे पास है क्रूड ऑयल आएगा। ठीक है जी, क्रूड ऑयल। उसके अंदर मेरे पास जो है वो कैरोसिन ऑयल आएगा। ठीक है जी, कैरोसिन ऑयल। उसके अंदर मेरे पास जो है वो गैसोलीन आएगा। ठीक है, गैसोलीन जो है वो हमारा पेट्रोल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो जेट फ्यूल आता है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूल्स आते हैं, फिर कुछ रेजिडुअल ऑयल आता है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसके अंदर मौजूद होती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये कहाँ मौजूद होती हैं, ये कैरोसिन, ये सारा कुछ जो है ये मौजूद होता है एक पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है पेट्रोलियम के अंदर। इसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम को निकालते कैसे हैं, पेट्रोलियम निकालने का जो प्रोसेस है जिससे हम पेट्रोलियम की ये सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा था, सेम ऐसे ही होता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या काम करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चैम्बर में डालते हैं। ठीक है जी, एक चैम्बर में डालते हैं, नीचे से यहाँ से इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसको नीचे से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको हीट करते हैं। इसको क्या किया जाता है, हम लोग हीट करते हैं। तो क्या होता है, ये डिफरेंट चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे वो जो ऑयल है वो गर्म होता जाता है, वो ऊपर की तरफ आता जाता है, ऊपर आएगा, यहाँ पर आकर जो है इसको हम अलग कर लेंगे यहाँ से, जो फिर अगले वाला यहाँ तक आएगा, इसको यहाँ से हम अलग कर लेंगे। इसी तरह अलग करते हुए इनको इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज इसके ऊपर, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो पहले जाकर साइड पर अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग की जाती हैं। कहाँ से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। और आपने ईजी रहना है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो है वो लास्ट चैप्टर नंबर 16 है, उसके अंदर आपने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ना है, तो हम उसको तब तक के लिए जो है वो छोड़ते हैं। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मिल चुका है। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। क्या है जी, हमारे पास पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, बहुत गाढ़ा किस्म का होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड गैसेज एंड लिक्विड। हाइड्रोकार्बन सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेज भी होती हैं। इसके बाद है पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। जितना जितना बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा उनका वो चीजें जो है वो सेपरेट होती जाएंगी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे हमारे पास है नेचुरल गैस। ठीक है जी, नेचुरल गैस अगेन हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस वही गैस है जो कि ज़मीन के अंदर से निकलती है। और जब भी हम पेट्रोलियम को ज़मीन के अंदर से निकाल रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, ठीक है, ये हमने ज़मीन में क्या किया, होल किया हुआ है। ठीक है, ये ज़मीन है हमारे पास, हमने ज़मीन में क्या किया हुआ है, ये अर्थ है
और अर्थ में हमने होल किया हुआ है और यहाँ पर सारा जो है वो पेट्रोलियम वगैरह पड़ा हुआ है। जैसे हम होल करते हैं तो पहले जो चीज़ निकलती है, जो सबसे पहले निकलने वाली चीज़ है वो पेट्रोलियम नहीं होता, बल्कि वो क्या होती है, वो होती है नेचुरल गैस। ये सबसे पहले निकलती है, उसके बाद जो पेट्रोलियम है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उसको ड्रिल आउट करते हैं बाहर की तरफ। सो नेचुरल गैस क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स। द मेन कंपोनेंट, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है जी, कि जो मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का तकरीबन 85% वो क्या चीज़ है, वो है मीथेन, अलॉन्ग विद अदर गैसेज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मेन कंपोनेंट मीथेन है, उसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स भी हैं, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन वगैरह। इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, हमें पता है कि या तो घरों में यूज़ की जाती है कुकिंग अप्लायंसेस के अंदर, या तो वो यूज़ की जाती है गाड़ियों के अंदर एज अ सीएनजी गैस। तो ये सीएनजी की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये किसकी फुल फॉर्म है, सीएनजी की फुल फॉर्म है। आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट में जो है पूछा जा सकता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, कार्बन ब्लैक हमारे पास एक कंपाउंड होता है, वो बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो था नेचुरल गैस वाला जो पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया। अब है हमारे पास प्लांट्स में ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने ना बेसिकली सिर्फ ये देखना है कि कौन सा किसके अंदर यूज़ किया जाता है। वैसे हमने ये चीज़ें पहले पढ़ ली हैं, बट हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन है, फिर ऑयल्स हैं और फिर क्या है, विटामिन्स। ये सारे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से आता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, स्टार्च एंड सेलुलोज बन जाता है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। ठीक है जी, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन हमारे पास कहाँ से आते हैं, जो प्रोटीन्स है वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट्स ऑफ द प्लांट। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बैक्टीरियाज की वजह से जो है वो बनते हैं। इसके बाद ऑयल है। ठीक है, ऑयल कहाँ से आते हैं जी, ऑयल इज फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट। ऑयल जो होते हैं वो प्लांट्स के बीजों के अंदर होते हैं। ठीक है, सनफ्लावर हो गया, रेपसीड ऑयल हो गया, पाम ऑयल है, कोकोनट है, ग्राउंड नट है। इसके अलावा हमारे पास विटामिन है। विटामिन जो है वो एप्पल, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह के अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके बाद हमारे पास सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। अब ये वाला जो सारा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोल्बे ने, पहले था वो वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर हमने पढ़ा कि कोल्बे ने जो था वो एसिटिक एसिड बनाया था, वॉलर ने यूरिया बनाया था, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले इसको जो है वो मार्क कर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस कहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत ईजी है, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि जी पहला इसका पॉइंट क्या, यूजर्स फूड। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, डेली, ये इसमें फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन होते हैं, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है यूजेस एज क्लोथिंग। जब हम कपड़े पहनते हैं ये फाइबर से मिलकर बने हैं। फाइबर कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो इसका मतलब प्लांट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्लोथिंग के अंदर, इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन वगैरह, ये डिफरेंट फाइबर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बाद है यूजेस हाउसेस। ठीक है, जो हम लकड़ियां वगैरह बनाते हैं वो लकड़ियां क्या होती हैं, सेलुलोज के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुड इज अ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, जो कि नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि नेचर में बनता है और ये हमारे घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है यूजेस एज फ्यूल। फ्यूल के अंदर हमने अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी कि जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये फ्यूल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं इसको, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अगला है यूजेस एज मेडिसिन। मेडिसिन में कैसे यूज़ किया जाता है, जो मेडिसिन खाते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर जो है वो क्या यूज़ की जाती हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स हो गए, कीड़े मार दवाया आता है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, इनके अंदर भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लाइक पेपर बनाना है, रबड़ बनानी है, इंक है, ड्रग्स हैं, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, इन सब के अंदर भी हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था हमारा जो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ तक हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कवर हो चुका है। अब हमारे आगे दो टॉपिक्स रह गए, जो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उनको जो है आप देखते हैं। तो बच्चों मूव करने लगे अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अल्केन एंड होमोलोगस सीरीज। बेसिकली होमोलोगस सीरीज आपका जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स हैं। ठीक है जी, हम अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास, तो अल्केन्स होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या होते हैं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, सेटिस्फाइड। एग्जांपल, कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, तो इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन।
तो ये चारों वैलेंसीज कार्बन की क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और आप मुझे बताओ, जब आपको भूख लगी हुई है और आपको भूख लगेगी तो आप रिएक्शन करोगे या खाना खाओगे। अगर आपका पेट फुल हुआ है, ठीक है, तब क्या आप खाना खाओगे, मजीद नहीं खाओगे। सेम ऐसे ही कार्बन जो है, इसका पेट फुल है रिएक्शंस कर करके, ठीक है, इसकी वैलेंसीज कंप्लीट है, अब ये मजीद रिएक्शन नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी को इसकी बोलते हैं पैराफिन। इस प्रॉपर्टी के लिए अल्केन्स को क्या बोला जाता है, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब ये है कि ये जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज ये पहले से ही स्टेबल होते हैं, पहले से ही ये जो है इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो सैचुरेटेड होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मींस लिटिल एंड अफिन मींस अफिनिटी। आपकी बुक में जो है वो मेंशन है। इसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हमने इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इनके फॉर्मूलाज याद करने थे, तब मैंने आपको इनका जो है जनरल फॉर्मूला बताया था। सेम ये वही फॉर्मूला है इनका। और ये टोटल कितनी क्वांटिटी में होती हैं, अल्केन्स जो है ज्यादातर होती हैं 1 से लेकर 40 तक। हमने 1 से लेकर 10 तक तो पढ़ लिया था, डिकेन तक अल्केन्स जितने भी थे। उसके बाद ये कहां तक टोटल इनकी वैल्यूज जाती हैं, ये जाती हैं नंबर ऑफ 40 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन नहीं, 40 कार्बन एटम। तो अब एज्यूम करो 10 को बनाते में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, तो 40 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एक अल्केन जो है वो बन रहा होता है। तो ये इतने ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी 3 किस्म की सीरीज होती हैं। ठीक है, या तो वो होते हैं अल्केन्स, या तो वो होते हैं अल्कीन्स, या तो वो होते हैं अल्काइंस। अब अल्कीन्स के अंदर काफी ज्यादा कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स के अंदर अपने अलग कंपाउंड्स हैं, अल्काइंस के अंदर अपने अलग कंपाउंड्स हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इनको डिफरेंट सीरीज बना दिया। ठीक है, ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है और ये क्या है, तीसरी सीरीज। ठीक है, ये डिफरेंट सीरीज है, ये आपके पास डिफरेंट आ गई और ये आपके पास क्या है, डिफरेंट 3 अलग अलग सीरीज बना दी। तो ये हमारे पास कहलाती है होमोलोगस सीरीज, जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। अल्केन्स के अंदर सीरीज में सारे अल्केन्स वाले सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स होंगे, अल्कीन्स के अंदर सारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स होंगे और अल्काइंस में सारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो है कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास जो है होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब होमोलोगस सीरीज जो है बेसिकली क्या है कि सेम, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स, अरेंजमेंट ऑफ सेम काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब हम बात करने लगे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है जी, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है सवाल, या प्रॉपर्टीज भी आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज। अब बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बारी बारी सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है इनका जनरल फॉर्मूला, कि जो अल्केन्स है उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अल्कीन्स जो है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, वो होता है CnH2n। और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये 3 जो है, पहले प्रॉपर्टी के अंदर ये लिखा है कि जो इनको डिवाइड किया गया अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के अंदर, और इनके जो है जनरल फॉर्मूला जो है वो ये लिखे हुए हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जिस तरह मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये था मेरे पास CH4। अब मैं इससे अगला कंपाउंड बनाता हूँ जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, CH इस तरह का हमारे पास जो है वो क्या बन रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर। इससे जो अगले वाला होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है जी, 3 कार्बन उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे नोट करो, अगर हम इनके फॉर्मूलाज बनाएं तो इनके फॉर्मूलाज बनते हैं, एक बनता है ये वाला, पहले वाला ये बनता है हमारे पास CH4, अगला बनता है C2H6, तीसरा बनता है C3H8। अब इसमें नोट करो अगले वाले आने वाले मेंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखो अगले वाले मेंबर में एक कार्बन ऐड हो रहा है और कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 2। पहले 4 थे, फिर कितने हो गए, 6। नेक्स्ट वाले में भी एक कार्बन, पहले 2 थे, 3 हो गए, एक कार्बन ऐड हो रहा है और कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हर आने वाले मेंबर के दरमियान में, हर सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम CH2 को नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं इसको, कि जो कार्बन है, कार्बन के कितने होते हैं 12, हाइड्रोजन के कितने होते हैं 2 × 1, तो 12 + 2 कितना हो जाता है 14। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो 12 या तो 14 यूनिट्स।
जो है वो अगले वाले मेंबर के दरमियान में फर्क आता है, यानी कि पहले मेंबर और अगले मेंबर में कितना डिफरेंस आएगा, या तो CH2 का डिफरेंस आएगा, या तो उसको हम अगर मॉलिक्यूलर मास की शक्ल में लिखें तो 14 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस आता जाएगा हर एक आने वाले सक्सेसिव मेंबर के दरमियान में। थर्ड जो है हमारे पास वो है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती हैं, सेम। ठीक है जी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी वो क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके दरमियान में। ठीक है, यानी कि क्योंकि वो देखो अल्केन्स है ना, तो सारे अल्केन्स हैं, तो सारे अल्केन्स की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है। ठीक है जी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती जाती हैं, डिफरेंट होती जाती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके दरमियान जो है वो होती जाती हैं। क्यों होती जाती हैं, बिकॉज जैसे जैसे इनके दरमियान इनका फॉर्मूला बढ़ता जाता है, फॉर्मूला बढ़ने से क्या होता है, इनका साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने से इनकी डेंसिटी, इनका कलर वगैरह भी चेंज होता जाता है। तो दैट्स वाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगले आने वाले की जो है वो चेंज होती जाती हैं। बट हैं तो सारे अल्केन्स ना, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इनको जो है सिमिलर जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। सिमिलर जनरल मेथड से इनको क्या किया जा सकता है, जनरल मेथड से इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, कि ये एक जैसे हैं तो ये एक जैसों से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एक जैसे मेथड से। सो ये था हमारा होमोलोगस सीरीज का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक और पॉइंट कभी कभी जो ट्विस्ट देने के लिए जो एग्जामिनर है वो पूछ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज के साथ एक और टॉपिक पूछ लेते हैं, वो कहलाता है हमारे पास अल्काइल रेडिकल का। ठीक है जी, अल्काइल रेडिकल का एक टॉपिक है जो कि अक्सर जो है वो एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ मिलाकर। ठीक है, तो हम उसको देखने लगे हैं। वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्काइल रेडिकल का। अल्काइल रेडिकल काफी इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल इतना आप लोगों ने करना है कि अल्केन के अंदर से, हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं, अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दें अल्केन के अंदर से, तो वो बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे जी, हम रिमूव कर देंगे किसको, रिमूव हाइड्रोजन एटम को, किस में से, फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा वो, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इसकी एग्जांपल देखना चाहते हो, चलो जी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एग्जांपल है फॉर एग्जांपल CH4, ये मेरे पास क्या है, एक अल्केन है, ऐसे ही है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या रह जाएगा, बच जाएगा। जैसे ये 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, ये वाला देखो 4 हाइड्रोजन है, इसमें से अगर मैं ये रिमूव कर दूं हाइड्रोजन तो अब ये 3 रह गए और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बच गया, तो ये मेरा बन जाएगा अल्काइल और रेडिकल। ठीक है, बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है ये। ठीक है जी, तो अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें अल्केन के अंदर से तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अब अल्काइल रेडिकल क्यों यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है ताकि हम अगले वालों को कंपाउंड्स को आपस में जोड़ते जाएं। देखो पहले हमने देखा था जब ये हाइड्रोजन इसके साथ था, अब ये स्टेबल है, ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये तो पहले से स्टेबल है। हम यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ताकि इसके दरमियान में गुंजाइश बन जाए एक नए कंपाउंड को अपने साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मजीद कंपाउंड्स को जोड़ने के लिए जो है अल्काइल रेडिकल को बनाते हैं, अल्काइल रेडिकल को फॉर्म करते हैं। अब जरा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अल्काइल रेडिकल की। तो अल्काइल रेडिकल के टॉपिक पर आते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स ही बनते हैं तो अल्केन्स के क्या हुए, डेरिवेटिव्स हुए। दे आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है जी, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके नेम में क्या आता है, एन की जगह क्या लगा देते हैं, YL, यानी कि ये पहले अल्केन था, अब क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। इसके अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये पहले था मेरे पास मिथेन, पहले क्या नाम था इसका, मिथेन, अब क्या बन गया, मिथाइल बन गया। तो हमने ये AN को किससे रिप्लेस कर दिया, YL से, तो ये हमारा अल्काइल रेडिकल जो है बन गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एक दो एग्जांपल्स इसके साथ दे सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स आप जो है इसके साथ दोगे। मीथेन है, CH4 एक रिमूव किया, CH3 बच गया, C2H6 था, एक रिमूव किया, क्या बच गया, C2H5। तो ये हमारे पास जो है, अब इनके नाम देखो क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है इनके नाम वगैरह चेंज होते रहते हैं। अब हमारे पास है कि अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जो कि ऑलमोस्ट आता है हर साल, कि आपने प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल्स बताने हैं, तो ये हमारे पास रहा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हम लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें या तो हम सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो है सबसे पहला हमारे पास क्या टॉपिक है, हमारे पास है रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट हाइड्रोजन। तो अगर हम यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा, उसका क्या नाम बन जाएगा, N प्रोपाइल। और अगर हम सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH, एक ही हाइड्रोजन था,
और साथ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे जो है वो CH3 ऐसे रहा, इसका क्या नाम बन गया, आइसोप्रोपाइल। सेम इसी तरह ब्यूटेन के अंदर भी होता है। ब्यूटेन के भी अगर हम टर्मिनल को रिमूव करते हैं वो क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल। हमने लास्ट में से हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और अगर हम सेंटर में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, यही वाला जो है यहाँ पर चला गया और यहाँ पे जो एक बॉन्ड है वो यहाँ पे बच गया। इसी तरह अगर सेंट्रल करते हैं तो ये हमारे पास, हमने इसको देख लिया। और हम आइसोब्यूटेन का भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन में भी अगर हम लास्ट से रिमूव करते हैं तो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। अगर हम सेंटर वाला हाइड्रोजन ये रिमूव कर देते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे बच जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, टरब्यूटाइल। टर स्टैंड्स फॉर टर्शरी, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, टर स्टैंड्स फॉर टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास जो था इसका टॉपिक है। तो बच्चों फाइनली हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। ये हर साल इसके अंदर से लाजमी MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। सो आपने इसको बड़ी अच्छी तरह समझना है। और ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं। तो आप इसको ज़रा समझना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो है हमारे पास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि डिटरमिन करते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज जो कि डिटरमिन करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या डिटरमिन करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो। देखो, एक क्लास के अंदर जो एक बच्चा पढ़ने वाला होता है, वो कैसे पता चलता है कि ये पढ़ने वाला है, जब उसकी परफॉर्मेंस का या उसके रिजल्ट आता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जो, क्योंकि वो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इसका मतलब है वो ये बता रहे हैं रिजल्ट कि ये जो बच्चा है ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, ये टॉपर है क्लास का। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे ग्रुप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स, जब वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगते हैं ना, तो बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस्म का होगा, ठीक है, वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ नहीं आई, अभी भी एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एग्जांपल देखो, मेरे पास जो है वो CH3, ठीक है, ये CH3 मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ा था, ये क्या था मेरे पास, मिथाइल, ठीक है जी। मीथेन से एक हमने रिमूव किया था, क्या बन गया था, मिथाइल। इसके साथ अगर मैं OH लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं इसके साथ, OH, तो ये OH लगाने से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता चल गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यानी कि जस्ट ये OH लगाने से किसी भी कंपाउंड के साथ वो जो कंपाउंड है अब वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो अल्कोहल की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये OH लगाने से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, तो ये कहलाएगा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि ये अल्कोहल का क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, जो कि अब क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यही होते हैं कि वो बताते हैं किसके ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप का है। जैसे इंसानों में होता है ना कि जी ये जो है ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताते हैं कि ये कंपाउंड किस कास्ट से बिलोंग करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अंदर अब हमारे पास टोटल 3 किस्म के बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उसमें पहले वाला जो है वो है हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है, ठीक है। फिर एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आता है, फिर एक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन आता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब हम बारी बारी सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले वाला है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है, यही आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो पूछा जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे पहले वाला पॉइंट है डेट इज अल्कोहल, ठीक है जी। अल्कोहल है, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है हम लोगों ने अब बताना है। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है हमारे पास, हमने देख लिया OH, यानी कि जिसके साथ OH आएगा वो क्या होगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। वो हमारे पास अल्कोहल का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इसके साथ ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एग्जांपल में, अगर मैं C2H5 कर दूं, ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल, इसके साथ OH लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल जो है ये बन जाएगा। मुझे हर फॉर्मूले के साथ उसका जो नाम है वो लाजमी से मेंशन करना है, ठीक है। आपके 0.5 मार्क्स जो है वो नाम लिखने के हैं, 0.5 मार्क्स जो है इसके वो लिखने के हैं, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल्स भी हैं आपकी बुक में। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज हमारे पास नंबर 2 वाला है इसका, डेट इज ईथर लिंकेज, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि सेंटर में हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ठीक है, और दोनों साइड्स पर हमारे पास यहाँ पर आते हैं कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास ईथर है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं लगा दूं इस साइड पर मिथाइल
दरमियान में ऑक्सीजन और इस साइड पर भी क्या लगा दूं मैं, मिथाइल। अब ये इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका जो फॉर्म नाम बनेगा वो बनेगा, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डैश इसका नाम बनेगा डाई। डाई मीन्स 2, डाई मिथाइल, और क्योंकि ईथर है तो क्या बन गया, डाई मिथाइल ईथर। तो इस तरह आपने इनके जो नाम है, इनके नए नेमिंग कन्वेंशन है वो आप लोगों ने इसके साथ मेंशन करनी है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, ठीक है जी, इस पे हम यहाँ पे जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड पॉइंट पे वो है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा है हमारे पास, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइडिक जो है वो हमारे पास क्या है, इसका ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक का जो फॉर्मूला है, अब इसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि हम यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ लगेगी तो वो उसका जो है वो ग्रुप मेंबर बनता जाएगा। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसकी एग्जाम्पल बुक में बड़ी काफ़ी ज़्यादा मेंशन की है और पेपर में भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर लगा दें हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब ये किसकी एग्जांपल बन गई है, ये बन गई है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड की जो है वो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बन गई है। मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स है, आपने दोनों एग्जांपल्स ही लिखनी है उसके अंदर, विद फॉर्मूला विद नेम। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है, ठीक है जी, फोर्थ ग्रुप है हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है जी, कीटोन्स, कीटोनिक ग्रुप या कीटोन्स लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अब इनका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसके फॉर्मूले में हमारे पास चेंज ये आता है कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड मौजूद है, और एक आपके पास जो है उसको हम डिफरेंट तरह मेंशन कर सकते हैं कि इधर और इधर आपके पास जो है वो स्पेसेस मौजूद है, यहाँ पर कोई और चीज़ भी ऐड हो सकती है। इसकी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आती है ज़्यादातर, वो आती है हमारे पास, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है डेट इज एसीटोन की, ठीक है, कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में करते हैं कि OC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, CH3। अब इसके 2 नाम है, एक तो इसका नाम है क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल कीटोन, एक तो ये नाम हो गया इसका। दूसरा इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एसीटोन, ठीक है जी, एसीटोन। तो आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए इसके, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, या एसीटोन इज द मेंबर ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन जो है वो कीटोन का जो है वो मेंबर है। इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पर है, 5th नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट आता है डेट इज नंबर 5 पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हमारे पास जो है वो क्या आता है, इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है हमारे पास कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, यहाँ पर है हमारे पास O, ठीक है। अगर हमारे साइड पर क्या आ जाए, OH आ जाए, तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है फंक्शनल ग्रुप बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब इसकी एग्जाम्पल में अगर हम नोट करें तो हमें यहाँ पर जो है वो लगाना पड़ेगा कुछ, ठीक है, लगाते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन OH, और यहाँ पर अगर हम लगा दें CH3, क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें, तो अब देखो क्या बन गया, CH3COOH। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है एसिटिक एसिड का। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एसिटिक एसिड। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 2 में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था CH3COOH। तो वो उसका जो एसिटिक एसिड असल में किसका मेंबर है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद हम लास्ट पे चलते हैं। लास्ट वाला जो हम देखते हैं डेट इज ईस्टर लिंकेज, ठीक है जी, ईस्टर लिंकेज। अब ईस्टर लिंकेज क्या है जी, इसको अब देखते हैं। ईस्टर लिंकेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, ईस्टर लिंकेज का जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हमारे पास O के साथ आ जाता है R, और यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंगल। ये R आप ना भी लगाओ तो यहाँ पे सिंबल इस तरह बना दो, तो ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है किसका, ईस्टर का। अब ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या है, इसका हम एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो इसकी एग्जाम्पल में आपके पास ऑक्सीजन कार्बन O के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मीथेन लग जाएगा। और इस साइड पे हम लोग क्या लगा देते हैं, अपनी मर्जी से हम लगा सकते हैं, इधर भी हम CH3 लगा देते हैं। आप चाहो तो इधर आपने मिथाइल लगाया, इधर आप इथाइल लगा दो। इथाइल का क्या होता है, C2H5, ठीक है। तो आपके पास ये क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा आपके पास इथाइल एसीटेट। ये अपने इसके जो नाम है आपने याद रखना है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने इथाइल लगाया तो इथाइल एसीटेट, मिथाइल लगाते तो मिथाइल एसीटेट हमारे पास यहाँ पे बन जाता। तो ये था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, जो कि किस मेंबर का फंक्शनल ग्रुप था, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास आता है
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपका काम ये है, आपने इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है जो बुक में लिखी हुई है, हर एक एग्जांपल देनी है और हर एक एग्जांपल के साथ उसका फॉर्मूला और उसका नाम जो है वो भी मेंशन करना है, तभी आपको इसके अंदर जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों अब हम अगले फंक्शन ग्रुप पर मूव करने लगे हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है। वो है हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन की जगह क्या मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो। इनका जो फंक्शन ग्रुप है वो हमारे पास कहलाता है, यहाँ पे मैं उसको मेंशन करता हूँ, वो हमारे पास कहलाता है NH2 और N के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन के ऊपर। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अमाइंस। क्या नाम है इनका, अमाइंस। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ऐड हो जाए उनको क्या बोला जाता है, अमाइंस बोला जाता है। तो आपके पास ये डेफिनेशन भी बन सकती है अमाइन की। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल में, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल में इधर लगा दूं, हमारे पास CH3 लगा दूं मिथाइल और यहाँ पर आपके पास आ जाए NH2, तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा मिथाइल और अमाइन। मिथाइल अमाइन का मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो ये हम लोगों को जहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद आगे मूव करते हैं जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। X का क्या मतलब है यहाँ पर, X का मतलब है यहाँ पर हैलोजन्स, हैलोजन्स ऐड हो रही है इसके अंदर। तो हैलोजन्स कौन से होते हैं हमारे पास, हमें पता है हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं, हैलोजन्स कहलाते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, यानी कि मतलब ज़्यादा हम इसको पढ़ते नहीं है, बस आपने माइंड में रखना है। तो इनका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा X, क्योंकि हैलोजन्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे X। इसी तरह C2H5 साथ का लगा देंगे X। तो ये हमारे पास जो है इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगले हमारे पास लास्ट पर आ गए ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। और अल्काइंस में क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल है मेरे पास कार्बन, दो कार्बन है, दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट। ठीक है, इसको हम दूसरे से मार्क करते हैं जी, क्या है हमारे पास, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक कार्बन है, यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए हैं, तो पीछे कितने बॉन्ड रह गए, दो। इसी तरह इस कार्बन ने दो बॉन्ड इधर बनाए, पीछे कितने बॉन्ड रह गए, दो। अगले वाली एग्जांपल करते हैं इसकी। इसके अंदर हमारे पास है दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ट्रिपल है, ठीक है, इसको यहाँ से नहीं लिखते बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके पास बाकी कितने बचे, एक। इस कार्बन ने तीन बनाए, बाकी कितने बचे, एक। अब यहाँ पे जो बाकी बच गए हैं, यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है जी, क्या लगा दें यहाँ पर, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये मेरे पास किसके नाम बन जाएंगे, ये मेरे पास बन जाएगा इथीन। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा इथाइन। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर चल गया है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये नाम वगैरह जो हैं ये भी आपसे बोर्ड के अंदर जो है वो सवाल आ सकता है, इसमें MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने बड़ी डिटेल से इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे और साथ साथ बुक्स पर मार्क भी किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको दिया हुआ है फैजान तनवीर, आप लोग सर्च कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और वहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी वहाँ से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिएगा अगर ये वैल्यू प्रोवाइड करती है आपको और आपको वाकई समझ आया। और आपका कोई भी अगर कोई आप आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता सकते हैं। मेरा नाम फैजान तनवीर है। अगर तो आप न्यू हैं इस चैनल के ऊपर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस चैनल को फॉलो करने को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने को, और लाजमी से आपने इस वीडियो को लाइक करना है ताकि इस वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा बच्चों तक जो है वो पहुंच सके और बच्चों का जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। मेरा मेन मोटिव ये है कि बच्चा जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन की तरफ आए। जितनी वो ज़्यादा रिवीजन करेगा उतने ज़्यादा उसके मार्क्स मिलेंगे। स्कूल पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ना टीचर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है। ठीक है, मैं मौजूद हूँ, आप यहाँ से 1.5-2 घंटे दिन के दो और लेक्चर पूरा लो और आपका वो सिलेबस जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी जब उसको रिवाइज करने की बारी आएगी तब उसको अच्छी तरह जो है वो याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस जर्नी के अंदर आप मेरा साथ लाजमी से दीजिएगा। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।